आज हमारे सामने जो कहानी है वो ऊपर से जितनी सीधी लगती है, अंदर से उतनी ही ज्यादा आप कह सकते हैं उलझी हुई और परेशान करने वाली है। ये एक बिल्डिंग के केयरटेकर सीजर की कहानी है, और जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से सीजर एक ऐसा इंसान है जो अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका है। हाँ। उसे अपनी जिंदगी में खुशी का कोई एहसास नहीं होता, और शायद यही वजह है कि वो किसी और को भी खुश नहीं देख सकता। और इसी एक लाइन में इस पूरे किरदार का मनोविज्ञान छिपा है। अच्छा। ये सिर्फ दूसरों के दुख से मिलने वाली खुशी नहीं है, जिसे शार्डन फ्रॉयडे कहते हैं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है। मतलब सीजर के लिए दूसरों की खुशी, और खासकर क्लारा की खुशी, उसके अपने खालीपन को और भी ज्यादा चुभने वाली बना देती है। तो क्लारा की खुशी को खत्म करना उसके लिए अपने वजूद को बचाने जैसा है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक वैम्पायरिज्म है। वैम्पायरिज्म? हाँ, जहां वो दूसरों की जिंदगी से रोशनी चूस कर अपने अंधेरे को कुछ पल के लिए, बस कुछ पल के लिए कम करने की कोशिश करता है। तो चलिए इसी दिमागी खेल को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत अजीब सीन से होती है। हाँ बिल्कुल। सीजा बिल्डिंग की छत पर खड़ा है और ऐसा लगता है शायद आत्महत्या करने के इरादे से। लेकिन तभी उसकी नजर नीचे क्लारा और उसके बॉयफ्रेंड पे पड़ती है। वो लोग लड़ रहे हैं और उन्हें लड़ते देख सीजर के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। वो अपना इरादा बदल देता है। यहीं से ये साफ हो जाता है। हाँ। उसका मकसद मरना नहीं, बल्कि दूसरों को दुखी देखना है। हाँ। और उसका सबसे बड़ा निशाना है क्लारा जो हमेशा खुश रहती है। बिल्कुल, मुस्कुराती रहती है। क्लारा की यही सहजता सीजर के लिए एक चुनौती बन जाती है, और यहीं से उसका मिशन शुरू होता है। क्लारा की मुस्कान को हमेशा के लिए छीन लेना। हाँ। कुछ महीने पहले चुनते हैं, हमें पता चलता है कि सीजर अपनी मास्टर चाबियों का इस्तेमाल करके हर रात क्लारा के अपार्टमेंट में घुसता है। हर रात? ये बात सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो उसके सोने का इंतजार करता है और फिर बिस्तर के नीचे से निकलता है। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आई। उसका मकसद क्या है? चोरी करना तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका मकसद वो बहुत ज्यादा भयावह है। वो क्लारा को शारीरिक नुकसान पहुंचाने से ज्यादा उसकी मानसिक शांति को भंग करना चाहता है। उसे अंदर से तोड़ना चाहता है। हाँ, वो जो कर रहा है उसे गैसलाइटिंग का एक बहुत ही एक्सट्रीम रूप कहा जा सकता है। अच्छा, गैसलाइटिंग? यानी वो क्लारा की हकीकत पर ही सवाल खड़े कर रहा है। ऐसी परिस्थितियां बना रहा है जिससे क्लारा को लगने लगे कि वो पागल हो रही है या उसके साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। बिल्कुल। हाँ, और ये खेल इस बात को और भी ज्यादा डरावना बना देता है कि हमलावर आपके घर में है, आपकी सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगह पर, और आपको पता भी नहीं। वो उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश करता है और फिर उसके बगल में लेट जाता है। ये सिर्फ घुसपैठ नहीं है। नहीं, ये किसी की आत्मा पर हमला है। और ये हमले बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन लगातार होते हैं। वो क्लारा के ब्यूटी प्रोडक्ट्स में थोड़ा थोड़ा एसिड मिला देता है। पर मकसद उसे जलाना नहीं है। नहीं, मकसद है उसकी त्वचा पर ऐसे रैशेस देना जिसका कोई कारण समझना है। वो उसके अपार्टमेंट में कॉकरोच के अंडे छोड़ देता है। ये सब ऐसी चीजें हैं जो किसी को भी मानसिक रूप से परेशान कर देंगी। उसे लगेगा कि उसकी जिंदगी उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है। हाँ बिल्कुल। मुझे ये बात भी बहुत अजीब लगी कि वो ये सारी बातें जाकर अपनी माँ को बताता है, जो अस्पताल में है और बोल नहीं सकती। ये किस तरह का रिश्ता है? वो ऐसा क्यों करता है? ये एक तरफा कन्फेशनल है। ओके। उसकी माँ के एक खाली कैनवस की तरह है, जिस पर वो अपनी सारी विकृतियों को पेंट करता है। अच्छा। क्योंकि वो बोल नहीं सकती तो वो उसे जज नहीं कर सकते, उसे रोक नहीं सकते। तो उसे अपने कामों के लिए एक तरह की वैधता मिल जाती है। हाँ, बिना किसी नैतिक चुनौती के। वो अपनी माँ से कहता है, मैं कभी खुश नहीं रहा और मैं किसी और को भी खुश नहीं रहने दूंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि वो किस हद तक टूट चुका है। बिल्कुल। तो सीजर को लगता है कि वो इस खेल का अकेला खिलाड़ी है, एक अदृश्य भगवान की तरह जो क्लारा की जिंदगी को नियंत्रित कर रहा है। लेकिन उसका ये वहम बहुत जल्द टूटने वाला था, है ना? बिल्कुल। क्योंकि उसकी दुनिया में एक ऐसे किरदार की एंट्री होती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। पड़ोस में रहने वाली एक छोटी बच्ची उर्सुला। हाँ, वो सीजर को क्लारा के अपार्टमेंट से निकलते हुए देख लेती है। और वो बच्ची उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। हाँ, पहले पैसे, फिर अडल्ट फिल्म में। ये तो बहुत ही अजीब मोड़ है। एक इतना शातिर मैनिपुलेटर एक बच्ची के हाथों मैनिपुलेट हो रहा है। और यही हम देखते हैं कि जब सीजर का कंट्रोल हिलता है तो वो कैसे प्रतिक्रिया देता है।
उर्सुला एक अनियंत्रित फैक्टर है। वो उसके खेल के नियमों को नहीं मानती। ये सीजर के लिए एक बड़ी झुंझलाहट बन जाती है। उसे अब 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। हाँ, एक तरफ क्लारा की खुशी है और दूसरी तरफ उर्सुला जो उसका राज जानती है। और क्लारा की तरफ से भी उसे निराशा ही मिल रही है। एसिड वाली क्रीम से उसे मामूली रैशेज होते हैं, जिससे वो नजरअंदाज कर देती है। हाँ, सीजर उसे कहता है कि उस पर ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, तो वो हंस के चली जाती है। मतलब उसकी किसी भी चाल का क्लारा पर कोई असर ही नहीं हो रहा। और क्लारा की यही सकारात्मकता सीजर की सबसे बड़ी हार है। वो क्लारा के अंदर दुख का एक बीज बोने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्लारा की खुशमिजाज शख्सियत एक ढाल की तरह काम कर रही है। हाँ, इससे सीजर की हताशा बढ़ती है और अब वो और खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। वो उसे धमकी भरे खत लिखना शुरू कर देता है। बिल्कुल, वो अब मनोवैज्ञानिक खेल से आगे बढ़कर सीधे सीधे उसे डराने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पर वो अपनी पहली बड़ी गलती कर बैठता है। जब क्लारा अपार्टमेंट में कॉकरोच की शिकायत करती है, तो बातों बातों में सीजर उस धमकी भरे खत का जिक्र कर देता है, जिसके बारे में क्लारा ने उसे कभी बताया ही नहीं था। हाँ, ये एक छोटा सा स्लिप अप था, लेकिन क्लारा के लिए ये बहुत बड़ा संकेत था। पहली बार उसके मन में शक का बीज पड़ता है कि इन सारी अजीब घटनाओं के पीछे शायद बिल्डिंग का ये सीधा साधा दिखने वाला केयरटेकर ही है। और इसी बीच पुलिस भी बिल्डिंग में जांच करने आती है, क्योंकि और भी लोगों को धमकी भरे खत मिले थे। तो अब सीजर का जाल कसता जा रहा है। हाँ, लेकिन वो बहुत शातिर है। यहां हम देखते हैं कि वो सिस्टम को कैसे मैनिपुलेट करता है। वो सारा इल्जाम बिल्डिंग में रहने वाले एक माँ बेटे पे डाल देता है, जिनका पहले से एक छोटा मोटा आपराधिक रिकॉर्ड था। यहां हम सोशियोपैथी का एक क्लासिक लक्षण देखते हैं। अपने किए पर कोई पछतावा न होना और अपने फायदे के लिए दूसरों को आसानी से मोहरा बना लेना। उसने पुलिस को कुछ पुराने सबूत दिए और उन्हें यकीन दिला दिया कि वही अपराधी हैं। और वो न सिर्फ साफ बच निकलता है, बल्कि इस घटना से उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। उसे लगने लगता है कि वो अजय है। हाँ, कि वो कुछ भी करके बच सकता है। उसे अब यह एहसास हो जाता है कि छोटे मोटे हमले क्लारा को तोड़ने के लिए काफी नहीं है, उसे कुछ बहुत बड़ा करना होगा। और फिर हम उसे तैयारी करते हुए देखते हैं। हथकड़ी, चाकू, रस्सी, ये बहुत ही भयावह है। ये तैयारी तो किसी अपहरण या हत्या की ओर इशारा कर रही है। वो अपनी हताशा के चरम पर है। उसे लगता है कि क्लारा को तोड़ने का अब एक ही रास्ता बचा है, और वो है शारीरिक हिंसा। उसी रात वो क्लारा के कमरे में बिस्तर के नीचे इंतजार कर रहा होता है। लेकिन कहानी एक और मोड़ लेती है। उस रात क्लारा घर अकेली नहीं आती, उसका बॉयफ्रेंड भी साथ होता है। बिस्तर के हिलने से सीजर के हाथ से क्लोरोफॉर्म की बोतल गिरकर उसी पर फैल जाती है और वो बेहोश होने लगता है। उसका अपना ही हथियार उसी के खिलाफ इस्तेमाल हो जाता है। विटम्बना है ये तो। बिल्कुल। जो शख्स दूसरों की जिंदगी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, वो खुद पर ही नियंत्रण खो बैठता है। और बेहोश होने से ठीक पहले वो जैसे तैसे खुद को घसीटकर बाथरूम में छिपा लेता है। हाँ, सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो क्लारा और उसका बॉयफ्रेंड जाग चुके होते हैं। सीजर बाथरूम में फंसा हुआ है। तभी अचानक क्लारा की तबीयत खराब होती है और वो बेहोश हो जाती है। अच्छा। जब उसका बॉयफ्रेंड उसे बिस्तर पर लिटाता है तो उसकी नजर बिस्तर के नीचे रखे सीजर के बैग पर पड़ती है, जिसमें हथकड़ी और चाकू जैसी चीजें थी। हाँ, और तभी उसे बाथरूम से आवाज आती है। तो अब वो रंगे हाथों पकड़ा गया है, खेल खत्म। लेकिन यहाँ भी उसकी धूर्तता देखिए। वो घबराता नहीं। वो बहाना बनाता है कि वो पेस्ट कंट्रोल का सामान लेने आया था। क्लारा का बॉयफ्रेंड गुस्से में है। वो उसे मारना चाहता है, लेकिन क्लारा उसे रोक देती है। शायद वो अभी भी इस पूरे सदमे को समझ नहीं पा रही है। और सीजर वहां से निकल जाता है। इस घटना के बाद जाहिर है उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। बिल्कुल। अब उसका क्लारा की जिंदगी में दखल देने का जरिया खत्म हो चुका है। उसकी जिंदगी का जो एकमात्र मकसद था वो अब उससे छिन गया है। हाँ। पूरी तरह से हार कर वो फिर से बिल्डिंग की छत पर चला जाता है। और हम कहानी की शुरुआत वाले सीन पे वापस आ जाते हैं। हाँ, लेकिन इस बार जब वो कूदने ही वाला होता है, उसे फिर क्लारा और उसका बॉयफ्रेंड लड़ते हुए दिखते हैं। और क्लारा का दुखी चेहरा देखकर उसे फिर से जीने की एक वजह मिल जाती है। हाँ। वो नहीं कूदता। उसकी खुशी का एकमात्र स्रोत अभी भी दूसरों का और खासकर क्लारा का दर्द ही है। और इस बार हमें लड़ाई की वजह पता चलती है। क्लारा प्रेग्नेंट है। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को यकीन है कि ये बच्चा उसका नहीं हो सकता। और सीजर, जो इस रात बिस्तर के नीचे छुपा था, ये सब सुन रहा था। और तभी उसे एहसास होता है कि ये बच्चा उसका है। हाँ, उन रातों का नतीजा जब वो क्लारा को बेहोश करके उसके साथ होता था। अब सीजर के हाथ में परम हथियार आ गया है। बिल्कुल। ये कोई रैश या धमकी भरा खत नहीं है।
ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे वो जब चाहे इस्तेमाल कर सकता है। उसे क्लारा को दुखी करने का एक स्थायी, कभी न खत्म होने वाला तरीका मिल गया है। ये उसकी मनोवैज्ञानिक जीत का शिखर है। यहाँ तक कि कहानी में वो एक स्टॉकर था, एक मानसिक रोगी था, लेकिन अब जो होता है वो उसे एक हत्यारा बना देता है। जब क्लारा का बॉयफ्रेंड उससे इस बारे में बात करने आता है तो सीजर बिना एक पल सोचे उसे चाकू मारकर उसकी हत्या कर देता है। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। नहीं, बिल्कुल। उसने अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे को हटा दिया है और वो इसे एक आत्महत्या का रूप दे देता है ताकि किसी को शक ना हो। और उसने इस छोटी लड़की उर्सुला को भी धमकी देकर हमेशा के लिए चुप करा दिया है। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं है। उसका अपराध एक नए और ज्यादा खौफनाक स्तर पर पहुंच गया है। कुछ महीनों बाद का सीन है। क्लारा अपने बच्चे के साथ वो बिल्डिंग छोड़कर जा रही है। वो दुखी है, उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है, लेकिन शायद वो एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही है। वो यही मानती है कि ये बच्चा उसके दिवंगत बॉयफ्रेंड का है और शायद यही बच्चा अब उसे जीने की एक वजह दे रहा है। और सीजर उसे दूर से जाते हुए देख रहा है। क्लारा की आंखों में आंसू हैं और उन आंसुओं को देखकर सीजर को जो सुकून मिलता है वो उसकी सबसे बड़ी जीत है। उसे लगता है कि उसने क्लारा को तोड़ दिया है। लेकिन वो इतने पर ही नहीं रुकता। वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि क्लारा कभी भी खुश न रह पाए। कहानी का अंत उसकी सबसे क्रूर और अंतिम चाल से होता है। हाँ, वो क्लारा को एक खत लिखता है। उस खत में वो सब कुछ बता देता है कि कैसे वो महीनों तक उसके घर में उसके बिस्तर के नीचे छिपा रहा, कैसे वो हर रात उसे बेहोश करता था। और सबसे भयानक सच कि ये बच्चा उसका है। ये एक ऐसा सच है जो क्लारा की दुनिया को हमेशा के लिए तबाह कर देगा। अब वो जब भी अपने बच्चे को प्यार करेगी, जब भी उसे देखेगी, उसे हमेशा सीजर का चेहरा याद आएगा। वो बच्चा जो उसके लिए उम्मीद की किरण हो सकता था, अब वो हमेशा के लिए उसके उत्पीड़न की निशानी बन जाएगा। सीजर ने आखिरकार वो हासिल कर लिया जो वो हमेशा से चाहता था। उसने क्लारा की खुशी को सिर्फ छीना नहीं, उसने खुशी के विचार को ही क्लारा के लिए जहरीला बना दिया। कहानी एक ऐसे इंसान के मनोविज्ञान को दिखाती है जिसके अंदर इतनी नफरत और खालीपन है कि वो किसी दूसरे की जिंदगी में स्थायी अंधेरा करके ही खुद को पूरा महसूस कर पाता है। ये कहानी एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या किसी को पूरी तरह से बर्बाद करके मिली खुशी को सच में जीत कहा जा सकता है? सीजर ने क्लारा की जिंदगी तो तबाह कर दी, लेकिन क्या इससे उसके अंदर का खालीपन भर गया, या ये सिर्फ एक और तरीका है अपनी ही अंदरूनी हार को कुछ देर के लिए भूल जाने का?